नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी 1997 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और इसका पहला प्रश्न है कि संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था। पहला है सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तर पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतान है। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, यहाँ 73वें संविधान संशोधन में क्या प्रस्तावित नहीं किया गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वैसे तो इसमें देखेंगे बी और सी को इसको बी और डी को प्रस्तावित किया गया था। सी और ए में ये यहाँ संदेह हो सकता है कि दोनों में से कौन सा सही होगा। तो इसमें देखा जाता है कि सबसे जो सही ज़्यादा गलत हो हम लोग उसके साथ जाएंगे। ऐसा विकल्प बहुतों बार देखा गया है यूपीएससी में। तो यहाँ भी इसका भी प्रावधान नहीं है 30% की जगह जो 30% वहाँ 33% का प्रावधान है। और अगला देखते हैं ये जो पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद का कार्यकाल करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतान हो। तो ऐसा कोई प्रावधान उस समय नहीं था, परंतु अब बात चलती है इन सब चीज़ों को लेकर के। और शिक्षा के बारे में भी कभी कभी बात होती है जो हरियाणा में एक बार लागू भी किया गया था, हरियाणा या राजस्थान में। तो यहाँ पे एक तो पहली बात तो अब ये हम लोग देख लिए कि इसका उत्तर सी है। अब इसके सिवाय हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि 73वें संविधान संशोधन में कौन कौन से किए गए थे संशोधन। तो उसमें तो सबसे पहला था कि ग्राम सभा का गठन अनिवार्य कर दिया गया था कि हर स्थान जगह जो है पंचायत में ग्राम सभा होगी और इसके जो सदस्य होंगे वो वोटर जो पंजीकृत वोटर होंगे वही होंगे। दूसरा बात स्तरीय बना दिया गया था। और इसमें कल परसों भी हम लोग देखे थे कि त्रिस्तरीय में एक शर्त है कि यदि 20 लाख से कम हो जनसंख्या तो मध्यवर्ती जो स्तर है उसको छोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, मध्यवर्ती के जो प्रमुख अध्यक्ष होंगे मध्यवर्ती पंचायत के या ब्लॉक स्तर के अधिकारी जो होते हैं, तो ब्लॉक स्तर के जो प्रमुख होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ठीक। और जो ये आरक्षण का जो प्रावधान था उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि SC ST जो थे उनके लिए था कि जनसंख्या के अनुसार, ठीक, जबकि महिलाओं के लिए 1/3 अनिवार्य था, अनिवार्य। ठीक। उसके बाद और इसके बाद देखेंगे कि कार्यकाल के बारे में भी बताया गया था जो 5 साल के लिए निश्चित किया गया है और 6 माह के मतलब 2.5 उसका विघटन, अगर पंचायत का विघटन कर दिया जाता 5 वर्ष से पहले तो 6 महीने के अंतर उसका चुनाव कराया जाएगा। और इसके साथ ही हम लोग ये भी कि यहाँ एक और चीज़ है जिसके बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए कि वो है, देखिए, वित्त आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो वैसे अगर हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो ये इसको छोड़ अभी यहीं रहने देते हैं, आगे अगर कभी फिर मौका मिला तो हम लोग इस बारे में बात कर लेंगे। दूसरी बात कि अब जितने भी प्रावधान हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद में हैं, उसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए मतलब आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 का डी में है। इसी तरह का वित्तीय ये है वित्तीय आयोग है, वो उसका आई में है, 243 आई। तो इसी तरह का सब ध्यान रख लेंगे कि क्या क्या है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा। पहला, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। दूसरा, वह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना होगा। तो ये वैसे उत्तर तो इसका ए होगा कि वे अविश्वास प्रस्ताव में की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। क्योंकि जो ये सरकार जो होती है वो सामूहिक रूप से उनका उत्तरदायित्व जो रहता है वो लोकसभा के प्रति रहता है, और जो एक और जो व्यक्तिगत रूप से होता है वो राष्ट्रपति के प्रति। तो सामूहिक रूप से लोकसभा है, तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग अविश्वास प्रस्ताव को अच्छे से पढ़ लेंगे कि उसमें उसका क्या लाने का क्या कौन कौन से शर्त होते हैं, कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, हस्ताक्षर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता, तो ये देखेंगे। दूसरा देखिए, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते। देखिए, प्रधानमंत्री हो या मंत्री कोई भी, दोनों सदन में ही जा कर के जब हम लोग जब संसदीय सत्र चलते हों तो अगर उस दौरान हम लोग देखते हैं तो ऐसा न्यूज़ में भी आता रहा, देखे भी होंगे कि एक ही मंत्री दोनों जगह वक्तव्य देता है, या कहीं कहीं अलग मंत्री और राज्य मंत्री उनके सहायता के लिए जो बनाया जाता है वो भी होते हैं। दूसरी बात कि वे फिर सी है कि वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। ऐसा ये सब बिल्कुल ही बेतुका है कि वो केवल उच्च सदन, जब ये सामूहिक रूप से उनकी उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, और लोकसभा में जो उनको बहुमत मिलता है उसी के आधार पर वो निर्वाचित या नियुक्त किए जाते हैं। तो ये भी गलत है। डी कि 6 महीने, तो ये जो शर्त है वो उन प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे सदस्य जो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उनके लिए है। तो देख लिए, जैसे अभी एस जयशंकर की नियुक्ति हुई थी तो उसमें ये प्रावधान होता है। अगला प्रश्न है 26वां कि नीचे वक्तव्य दिए हैं, 2 वक्तव्य दिए हुए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो पहला है कि संसद और राज्य विधान मंडल में महिलाओं के लिए 33% रिजर्व सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो आगे देखते हैं, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उनका 33% महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, पहला गलत है, तो ये दोनों नहीं होगा, तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। क्योंकि अब ये एक बहुत बार हम लोग देखें कि जब ये महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में या राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में बात की जाती है, तब वहाँ पे 33% आरक्षण के बाद, जैसे पंचायत स्थानीय स्तर पे दिया गया है, स्थानीय शासन में उसी का दावा किया जाता है। और दूसरी बात जो कारण है, तो बंगाल और विधानसभा और उड़ीसा के विधानसभा में देखे होंगे तो वहाँ 30 से 33% तक सीट के लिए टिकट जो है वो महिलाओं को दिया गया था। तो ये सही है कि इसके लिए जो है ना संविधान संशोधन चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल बिना किसी संशोधन के कर सकता है। तो हो गया, इसका डी है।
अगला देखते हैं हम लोग कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुछ निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति वर्ष 1997 में जनसंख्या के तात्पर्य किस वर्ष की जनसंख्या द्वारा यथा अभी निश्चित जनसंख्या से है। ये उस समय भी 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया जाता था और आज भी इसी को बनाया जाता है, परंतु इसका परिसीमन के बारे में 2026 तक, मतलब 2026 के बाद ही सोचेंगे। और देखिए 2026 के बाद सोचेंगे, इसीलिए अभी नया संसद भवन बनाया जा रहा है, ताकि अगर उसकी परिसीमन की जाएगी तो सीटें जो हैं बढ़ने की संभावनाएं हैं, या निश्चित रूप से बढ़ेगा ही। तो सी है उसका उत्तर। और 28वां देखते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। देखिए ऐसा बहुतों बार पूछा गया, अभी 2022 का जो होता उसमें भी पूछा गया था, और ये भारत के संविधान में ऐसा करके कथन दे दिया जाता है। बहुतों बार गलत भी होता है और बहुत बार ये सही होता है। और इससे संबंधित हम लोगों को कभी भी कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ें और कोई भी पद या फिर पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका उल्लेख है या नहीं है। ठीक, यहाँ देखते हैं राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये इसका उल्लेख है। दूसरी बात क्या है कि संसद राष्ट्रपति और संसद जो है राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो ये सब बेसिक है, जब हम लोग पढ़ते हैं संसद तो उसके बारे में ऐसा, और अनेक बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम लोग किए ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसके बारे में जो बताया गया है 59वां अनुच्छेद में बताया गया है, ये 79वां में बताया गया है कि इन संसद राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा मिलकर ही संसद का निर्माण होगा। और 59वां में ये बताया गया है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, पर इसमें योग्यता रखी गई है कि जो राष्ट्रपति बनेंगे उसके लिए योग्यता रहती है कि वो लोकसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त चुने जाने का योग्यता वो रखे। 29 नंबर है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये है पद दिया हुआ है और दूसरी तरफ है शपथ। तो शपथ है, यहाँ तो हम पहले देख लेते हैं हम लोग कि किसके बारे में पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जज और संसद सदस्य और संघ के मंत्री। तो सबसे पहला है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो संविधान के प्रति कौन सा लिया जाता है, तो वो देखिए 60, वैसे तो पहले देखते हैं कि इनका जो वो शपथ लेने का प्रावधान है वो अनुच्छेद 60 में है। दूसरी बात कि इनको जो दिलाया जाता है शपथ वो चीफ मतलब मुख्य न्याय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा दिलाया जाता है। और ये जो शपथ लेते हैं वो रहता है संविधान का अनुरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। तो इसका तो तीसरा होगा। और सर्वोच्च न्यायालय का जज जो है वो संविधान के विधि की मर्यादा को बनाए रखने का लेता है। और मंत्री अभी कहीं देखे होंगे तो मंत्री जो होते हैं मतलब मंत्री जो चुने जाते हैं तो वो गोपनीयता का उनके द्वारा लिया जाता है। और एकता और अखंडता का संसद सदस्य के द्वारा लिया जाता है। ये सब देख लेंगे और इसका उत्तर है सी। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक देश में सरकार को गिराने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव तब ही वैध होता है जब विधानमंडल
उसी समय बहुमत प्राप्त कर उत्तरवर्ती सरकार का चयन कर सकते हैं। देखिए ये उस समय का करंट अफेयर में रहा होगा इसलिए पूछ लिया है, तो इसका उत्तर होगा सी, क्योंकि ये जनरल तो है नहीं, कभी मतलब ऐसा सामान्य प्रश्न नहीं है ये, जिनका पॉलिटी वॉलिटी रहा होगा उनके लिए सही है, और या तो करंट अफेयर में रहा हो। 31वां है कि उस देश के आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यकता नहीं है जहाँ कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। पहला आए सब के ले जाए, पहला आए सब ले जाए, मतलब फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम जो होता है वो है। उसके बाद राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण। तो इसका उत्तर है बी। और बाकी हर जगह जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पाया ही जाता है। कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में अनुपातिक नहीं हो ऐसा नहीं है। और लोकतंत्र में तो ज़्यादातर इसी बात पर ध्यान दिया जाता है कि अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व आवश्यक हो। और अपने भारत में तो ये देखा ही गया है कि बहुदलीय व्यवस्था है, तो ये है यहाँ। 32वां है कि निर्वाचनों का राज्य निधियन होता है, तो इसका डी है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, अपने यहाँ भी कभी कभी जब अधिक धन का प्रयोग का मामला आता है चुनाव में, तो विद्वानों के द्वारा ये परामर्श दिया जाता है कि हमारे यहाँ भी इस तरह का प्रावधान किया जाए, जो परंतु अभी तक है नहीं। और 33 लोकहित मुद्दे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ अमेरिका में हुआ था, तो ये तो सी है। अपने यहाँ P.N. भगवती जो थे वो लाए थे, प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती, उनके द्वारा लाया गया था PIL। अब PIL को अच्छे से समझ लें, हम लोगों को तो ध्यान रखना होगा कि लोकहित मुद्दे क्या होते हैं, वो सब देख लेंगे अच्छे से, एक नोट्स के रूप में बना के इसको रख लेना चाहिए। 34वां है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। पहला कथन है कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना, या न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। दूसरा, न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यात्मक नहीं किया जा सकता है। इसका बी होगा। दोनों सही है, परंतु एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए, अब हम लोग जो इसके बारे में पहले देखेंगे कि जो न्यायालय का जो अवमानना होता है वो कौन, मतलब उसका प्रावधान कहाँ गया। पहले बात कि इसका संविधान में नहीं है, जो 1971 में लाया गया था न्यायिक अवमानना अधिनियम, उसमें इसका प्रावधान किया गया। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक नागरिक और दूसरा आपराधिक। नागरिक में यही है कि अगर कोई जानबूझकर अवज्ञा करता हो, पालन नहीं करता, पालन जो कोर्ट के निर्णयों का पालन नहीं करता हो, मौखिक रूप से उसका आलोचना करता हो, तो ये सब नागरिक में आता है। परंतु और दूसरा जो है आपराधिक, तो वो क्या है कि अगर न्यायालय ने कोई फैसला दिया है और तो उसको क्या है कि उसका उसका व्यवहारिक रूप, मतलब उसके व्यवहार में, मतलब न्यायिक प्रशासन जो है उसको बाधित करने का प्रयास करना या उसको बाधित करना। फिर क्या है कि प्रक्रिया को बाधित करना है, न्यायिक प्रक्रिया उसको बाधित करना है, या उनके जो अधिकार, ऐसा कोई भी काम करना जिससे कि न्यायालय का आपराधिक अथॉरिटी, उसका जो पावर है वो कम हो, तो इन सब चीज़ों को आपराधिक में माना जाता है। और वचनभंगता का ये सब इसके सिवाय ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे है
जो रचनात्मक आलोचनाएं की जाती है तो उसको किसी भी तरह के अवमानना में नहीं माना जाता है। और अवमानना जो है वो चलाया जाता है, एक तो कोर्ट के विरुद्ध भी चलाया जाएगा, ठीक, और पर्सन के विरुद्ध भी चलाया जाता है। और ऐसे ही अनेक बातें हैं इसमें। तो हम लोग को चाहिए कि नोट्स बना के यहाँ इसको, या अपने जो नोट्स हैं उसको अच्छे से तैयार करके रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आभार, फिर जल्दी मिलते हैं।